नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं मुदित सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाली परीक्षाएं जितनी भी हैं, चाहे यूपीएसआई है, चाहे टेट है, सुपर टेट है, चाहे सीटेट है, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए हमने आप यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपके लिए अपनी जीएस की क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं। हमारे कुछ लेक्चर्स हुए हैं इंडियन पॉलिटी के, जो कि आपकी इस वीडियो पे लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अभी हम हिस्ट्री कर चुके हैं। हिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर हो चुका है, 2 चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में ऐसा क्या था जो इसको सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा एडवांस बनाता था। अच्छा, इस एडवांस की दिशा में काम करने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ना शुरू करें, उसका एक संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से कैसा संबंध था उसका, मतलब ये इसका उत्तराधिकार वैदिक सभ्यता का मिला, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी सभ्यताएं जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मूल डिफरेंस क्या थे, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। पहला हम पॉइंट आइए इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मूल रूप से एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे कृषि का अभाव था। अच्छा, कृषि का अभाव क्यों था? क्योंकि उस समय जो औजार थे, जैसे जो हमारे लोहे का, तांबे का, इन सब का जो धातुएं हैं, धातुओं का अभाव होता था। तो धातुओं के अभाव के चक्कर में कृषि उतनी उन्नत नहीं हो पाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है जो ज़्यादा फोकस था वो व्यापार पे था। अच्छा, व्यापार हमने आपको इस चैप्टर में बताया था कि इनका व्यापार सिर्फ भारत के कोनों में ना होकर ये मिस्र से एवं मेसोपोटामिया से होता था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय थी। अच्छा, वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता इन द सेंस इनका मेन फोकस जो था वो किस पे था? इनका मेन फोकस था कृषि पे एवं पशुपालन पे। पशुपालन पे वैदिक सभ्यता के लोग सीख गए थे नदियों के किनारे बसना, और ये लोग लोहे से और तांबे से या ऐसे जो धातुओं से इनका परिचय हो चुका था, इसलिए इन्होंने ये उनसे थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का इससे ये एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं इनका। तो ये कृषि के विकास में लग गए और पशुपालन में लग गए। अच्छा, इसी के कारण इनकी सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये गाँवों में बसी थी। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो सोने, चांदी, तांबे, लोहे से परिचय इनका नहीं हुआ था उस टाइम तक। सिंधु घाटी सभ्यता का हमने आपको जो टाइम फ्रेम बताया था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच बताया था, और इस टेन्योर के बीच में जो है वो धातुओं का जो है वो खोज नहीं हो पाई थी। उस समय तो कोई इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अच्छा, साक्ष्य कैसे ढूंढते हैं? आज के जो पुरातात्विक स्थल हैं उनमें कहीं भी आपको धातुओं से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो धातुओं से उनका परिचय नहीं था, इसलिए उनकी कृषि उतनी उन्नत नहीं हुई। और जब कृषि उन्नत नहीं थी तो उनका पूरा फोकस अपने व्यापार पे होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोने, चांदी, तांबे, लोहे से इनका परिचय नहीं हुआ था। और जबकि वैदिक सभ्यता सबका जो है इन सब का जो है परिचय इन सब धातुओं से इनका हो गया था। इसमें लोहे के हल मिले थे, और लोहे का औजार मिले। लोहे के जब खोज हुई उसके बाद कृषि में एक तरह से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन जो है हेल्प किया किसमें? कि नगरीय सभ्यता से एक ग्रामीण सभ्यता की तरफ, जिसका मेन फोकस हमारा कृषि था और पशुपालन हुआ करता था उस टाइम। अभी हम बताएंगे कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत के जनक कौन थे, किसको माना जाता है, इसका टाइम फ्रेम कम होता है। लेकिन हम चाहते थे कि वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता से उसका एक इंटररिलेशंस आपको दिखाया जाए कि इन दोनों में क्या संबंध, क्या समानताएं थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे। अच्छा, इस दोनों के बाद एक आप अपने से बैठ के एक इनका लिंक ढूंढ सकते हैं कि जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है उसके बाद से वैदिक कल्चर की शुरुआत होती है, तो कौन कौन से परिवर्तन उनके एक इंसान के जीवन में क्या क्या मुख्य परिवर्तन हुए थे। आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो डिफरेंस था, उसमें हमारा तीसरा पॉइंट क्या था कि धर्म का स्वरूप जैसे जैसे समय बढ़ता गया धर्म में और जटिलताएं आती गई हैं, और इसका हमें प्रमाण देखने को इसलिए मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब समय था उसमें धर्म का मतलब इतना चलन नहीं था। इसलिए धर्म का स्वरूप कैसा था? इहलौकिक था। इहलौकिक मतलब इनका जैसे लिंग पूजा में इनका स्वरूप लिंग पूजा, प्रकृति पूजक। जैसे हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये थी प्रकृति पूजक थी। ये प्रकृति पूजक हुआ करते थे, चूँकि उसमें इनका धर्म का इतना चलन नहीं हुआ करता था। इस वजह से इनका अलौकिक मतलब लिंग पूजा, योनि पूजा और
प्रकृति पूजक किस्म के इनकी धर्म हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता के आने के साथ जो है धर्म में और जटिलताएं आती चली गईं। जैसे इनका जो स्वरूप था वो बहुदेववाद की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था। वैदिक सभ्यता के लोगों का जो रुझान था वो बहुदेववाद की तरफ ज़्यादा हुआ करता था। इसका रीज़न इसलिए था क्योंकि जब वैदिक काल जब शुरू हुआ तो वैदिक सभ्यता में इसमें 4 प्रकार के वेद हमारे, वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक क्यों पड़ा? इसका वैदिक नाम इसलिए पड़ा कि वेदों से लिया गया, वेदों से। वेद का अर्थ लिया जाता है ज्ञान से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी, उसमें धर्म में काफ़ी जटिलताएं आती गईं। और इसी के आगे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे औरतों की स्थिति क्या थी, धर्म का हमारा सामाजिक गठबंधन कैसा था, सामाजिक, आर्थिक, और इसके जब पहलू हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों में डिफरेंसेस कहाँ से आना स्टार्ट हुए थे। तो वैदिक सभ्यता का ज्ञान जो वेदों से लिया गया था, तो वेद हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं। अभी हम लोग अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। ये चारों वेदों को अभी हम सेपरेट से जब इस वैदिक सभ्यता के पूरा प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे। तो अभी धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म का स्वरूप कैसा था? ये लौकिक था। जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों का धर्म का स्वरूप कैसा था? वो बहुदेववाद की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, आइए हमारा चौथा पॉइंट है महिलाओं की स्थिति। अगर इसके बारे में बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति वैदिक सभ्यता के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि इस समय का जो समाज था वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के समय का, वो मातृसत्तात्मक समाज था। परिवार की जो मुखिया होती थी कोई महिला हुआ करती थी और महिलाओं की स्थिति काफ़ी उच्च मानी जाती थी उस समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। और जबकि अगर वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ का समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। महिलाओं की स्थिति जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, महिलाओं की स्थिति उतनी ही दयनीय होती चली गई और एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न आते आते महिलाओं की स्थिति काफ़ी कष्टदायक हो गई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक समाज था और वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। अब अगर इनकी बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनका व्यापार की तरफ, व्यापार पर रुझान ज़्यादा हुआ करता था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पर ज़्यादा रुझान हुआ करता था। वैदिक सभ्यता जो है हमारी वो कृषि आधारित थी। जैसे हमने आपको बताया वो कृषि आधारित हो गई थी, ये कृषि आधारित हो गई। तो यहाँ पशुपालन वगैरह का स्कोप ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अगर पशुपालन की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में आते तक घोड़े का महत्व जो है काफ़ी बढ़ गया था। गाय का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, गाय का महत्व काफ़ी बढ़ गया था और धार्मिक आधार पर भी गाय को अघन्य कहा गया, जिसका वध न किया जा सके, इस तरह का हुआ गया। लेकिन वैदिक काल जब आते आते गायों को जो है काफ़ी अमूल्य स्थान प्राप्त हो चुका था। लेकिन यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह का कोई स्कोप नहीं था। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, खुदाई में एक सींग वाले गैंडे का, एक सींग वाले गैंडे का जो है एक चित्र मिलता है, सिक्कों पे इसका अंकन मिलता है। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पशु पक्षी थे उनका स्वरूप कुछ और ही हुआ करता था। लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते गायों को पूजनीय बना दिया गया और घोड़े का महत्व इसलिए हो गया क्योंकि इस समय की अर्थव्यवस्था ग्रामीण के जब होते होते युद्धक भी इसी समय घोड़े से इस समय तक युद्ध की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी थी। कबीला सिस्टम आ गया था, इसलिए इनकी सभ्यताएं काफ़ी बदल चुकी थी। तो दोस्तों अभी हम जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तो इसलिए हमने आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा हो चुका है, वैदिक कल्चर स्टार्ट होने वाला है, दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशंस होते हैं, तो ये बताना आप लोग को ज़रूरी था। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली क्लास में, जिसका वैदिक सभ्यता में। धन्यवाद।